हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग? की हालचाल रउआ लोग कैसन बानी? केम छो? मजा मा? फटाफट से एक बार लाइव चैट में बता दो। आ चुकी है आपकी अपनी सबसे प्यारी बायोलॉजी फैकल्टी साइंस फैकल्टी निधि मैम लेकर के फिजिक्स का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चंस। ठीक है? ओहो, मैंने तो एक बात ध्यान ही नहीं दिया। क्या नहीं ध्यान दिया? एक गड़बड़ हो गया है। ठीक है, गड़बड़ क्या हो गया अभी आगे बताते हैं। ठीक है, अभी आगे बताते हैं। चलो फटाफट से पहले आप लोग सेशन को शेयर कर दो। जल्दी 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 सेशन को शेयर कर दो। हम भी शेयर कर देते हैं आज का सेशन। आप लोग भी प्लीज फटाफट से जितना जल्दी शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, है ना? हाँ चलो, अभी हम पहले शेयर कर दे, फिर तुम लोग शेयर करना। ये हमने, अरे गलत जगह यह काहे शेयर हो जाता है जी? ये हमने भैया टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया। आप लोग भी बिहार बोर्ड क्लास 10 PW हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि नोट्स वगैरह सब वहीं पर मिलता है बिल्कुल फ्री। ठीक है, नोट्स बच्चा वहीं पर मिलेगा बिल्कुल फ्री। क्लियर है ना? अभी एक गड़बड़ हो गया तनिषा, हम उसको ठीक कर ले। गड़बड़ को मैंने ठीक करने को बोल दिया। गड़बड़ ये हुआ है बच्चा, क्या हुआ है हम आपको बताते हैं, सब बताएंगे। ठीक है, एकदम आप लोगों को सब कुछ बताया जाएगा, सब आपके सामने आएगा। तो गड़बड़ ये हुआ है, हम लाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थंबनेल पर है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और मुझे अभी पता चल रहा है कि मैंने ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं हम। सब्जेक्टिव हमको कराना था। कोनो बात नहीं, आज ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, थंबनेल अभी ठीक करवा रहे हैं। ठीक है, तब तक आप लोग जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दो। ठीक है, जल्दी जल्दी सेशन को बच्चा जितना जल्दी शेयर कर सकते हो शेयर करिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़कर आपका। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें, संडे को तैयार रहना है। संडे को मेरे हर भाई बहन को तैयार रहना है, क्योंकि होने वाला है भाई बहन में लड़ाई। ठीक है, आप सबको पता है लड़ाई करने में मजा आता है, लेकिन जब वो लड़ाई अपने भाई और बहन के बीच में होता है ना, तब सुपर डुपर वाला मजा आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जीत में भी हार है और हार में भी जीत है। ठीक है, तो वही होने वाला है इस संडे शाम 5 बजे। दो भाई बहन यानी आपके दीपक भैया और आपकी निधि दीदू आपस में लड़ने वाली है। तो हम लोग लड़ाई ऐसा नहीं है कि बाल पकड़ के खींचा खींची ऐसे लड़ाई करेंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे लड़ाई नहीं होगा, सवालों का लड़ाई होगा। हम उनके ऊपर साइंस के क्वेश्चन का बौछार करेंगे और वो मेरे ऊपर मैथ के क्वेश्चन का बौछार करेंगे। तो आप सभी को संडे को, इसी संडे को शाम 5 बजे तैयार रहना है महायुद्ध के लिए, महामुकाबला के लिए। देख रहे हो ना इनको देख रहे हो ना, एकदम तैयार है हमारे दीपक भैया। वो कह रहे कि हम तो हरा ही देंगे आपको, तो यही लिए आप लोगों को साथ देने के लिए आना है। ठीक है, आइए अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चल पहला सवाल से शुरुआत करेंगे। हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को करने में मजा आएगा। ठीक है, करने में मजा आएगा बच्चा। ठीक है, तो चलो पहला सवाल आप सभी के सामने आ चुका, PDF एकदम दमदार है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? ये रहा आपका पहला सवाल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने आ चुका। सवाल है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए अभिसृत प्रकाश पुंज, ऑप्शन बी समानांतर प्रकाश पुंज, ऑप्शन सी अपसृत प्रकाश पुंज, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इनमें से सभी क्या होगा? बोलो बोलो। पहला सवाल आपके सामने आ चुका। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने आ चुका। ठीक है मैम, ओके, कहां जा रहे हो? बी की तरफ। बी क्या है आपका? एगो डी लिख रहा है, कौन डी वाला है? तुमको ABCD नहीं पढ़ाया गया है जी? ए ऐसे ना लिखते हैं, देखो ध्यान से समझ लो। ए ऐसे लिखते हैं, बी ऐसे लिखते हैं, सी ऐसे लिखते हैं और डी ऐसे लिखते हैं। बेसिक से पढ़ाई निधि मैम कराएंगी, है ना? तुम लोगों को ABCD नहीं आता है? A B
सी डी। तो जवन ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, बी करेक्ट लग रहा है तो बी लिखो, डी करेक्ट लग रहा है तो डी लिखो। ठीक है, इस तरह से आपको परीक्षा में भी करना है। ठीक है, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज को क्या कहा जाता है? समानांतर प्रकाश पुंज। ऑप्शन नंबर बी। क्या कहा जाएगा? समानांतर प्रकाश पुंज। बताओ क्लियर है? जी मैम, जी मैम, जी मैम, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया है ना। सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ रहा है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने आ चुका। दूसरा सवाल है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरणों का समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रकाश पुंज कहलाता है, ऑप्शन बी किरण पुंज कहलाता है, ऑप्शन सी दोनों कहलाता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपके सामने सवाल, पोल बच्चा नहीं है, आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं, 10 सेकंड में अपना जवाब देते चलो। ठीक है, खुद को जांचो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। खुद को जांचिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कितने सवालों का जवाब आपके पास है, ये आप खुद से खुद को जांच सकते हो। चलो दूसरे सवाल का जवाब, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो याद रखना, किरणों का समूह बच्चा प्रकाश पुंज या किरण पुंज, आप इन दोनों को कह सकते हो। ठीक है, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है, लेकिन किरण पुंज भी गलत नहीं है, इसीलिए ए और बी दोनों लगा दोगे। क्या लगा दोगे? ए और बी दोनों लगा दोगे। बहुत बढ़िया जवाब। आर्यन मेरे हर क्लास में आ रहा है 10th के, बहुत बढ़िया आर्यन, ये नाम हमको मेरे हर क्लास में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए एक बकवास बच्चा हमारे क्लास में आ चुका है बकवास करने के लिए, इसीलिए तो फोन रखते हैं अपने पास ताकि ब्लॉक कर सके। ठीक है बेटा, तुमको अगर लग रहा है क्लास में बकवास हो रहा है तो बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैं, यहाँ पे कर क्या रहे हो? अगर कोई इंसान पागल है, आपको पता वो पागल है, तो आप उसके पास काहे जा रहे हो? उसे दूर ना भागोगे जी, कि तुम वो पागल बन के उसके पास ही रहोगे। गधा कहीं का, जब बकवास क्लास है तो तुम क्या कर रहे हो? जाओ कहीं और, खोचू कहीं का। चलिए तीसरा सवाल आपके सामने आ चुका। तीसरा सवाल है बच्चा, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? ठीक है, आपके सामने सवाल आ चुका, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए उल्टा होता है, ऑप्शन बी सीधा होता है, ऑप्शन सी दोनों होता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकेंड आपका हो चुका। सही जवाब क्या होगा? ठीक है, सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी की तरफ। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सभी लोगों का जवाब जा रहा बी। ठीक है, कहां जा रहा है बच्चा? बी की तरफ जा रहा है, सीधा, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, सीधा जो बिल्कुल सही है। आइए अगला सवाल देखो, आप लोग ने ऐसे जवाब दो जैसे हमारे कौन सा सवाल चल रहा है? तीसरा का सवाल चल रहा है। कौन सा सवाल? 1 2 3, तीसरा सवाल है ना, तो ऐसे लिखो, तीसरा का ए, तीसरा का बी, जो भी करेक्ट लग रहा है ना 3 नंबर डालकर फिर उसका जवाब दो। ठीक है, हम देख सके कौन बच्चा सही जवाब सबसे पहले दे रहा है। ठीक है, तो तीसरा नंबर डालकर फिर अपना जवाब दीजिए। आइए अब बढ़ते चौथा सवाल पर। अब आपके सामने हमारा आ चुका 4th क्वेश्चन। आइए देखते हैं चौथा सवाल क्या बोल रहा। चौथा सवाल है, निम्न में से आवर्धक शीशा में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, आवर्धक शीशा, मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास देखियो, ज्योमेट्री बॉक्स पहले खरीदते थे ना, जब पे फ्रंटियर लिखा रहता था, एफ नाम का फौजी है, रेगिस्तान में रहता था, ओ नाम की गोली लगी, ऐसे हम लोग खेलते भी थे। ठीक है, खेलते भी थे। तो बेटा आपको ये बताना है मेरे दोस्त कि हम लोग आवर्धक शीशा में किसका इस्तेमाल करते हैं। चंदन बॉय बच्चा गलत नहीं है, किरण पुंज भी बोला जाता है, गलत नहीं है। किरण पुंज प्रकाश पुंज एक ही चीज है, आप दोनों लिख लो। ठीक है, चलो मैग्नीफाइंग ग्लास में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? चौथे का सी की तरफ जा रहे हैं, उत्तल लेंस, जो आपका क्या होगा? ठीक है, चौथे का सी। सी, चलो एक बच्चा फिर से आ गया हमारे पास ब्लॉक होने के लिए। ठीक है, ठीक है, उत्तल लेंस करेक्ट है। ठीक है, उत्तल लेंस बच्चा करेक्ट है आज क्लास में। ठीक है, सी 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 उत्तल लेंस करेक्ट है, करेक्ट है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? ठीक है, आपको बताना है वह कौन सा लेंस है, वह कौन सा लेंस है जिसमें उत्तल और वह कौन सा लेंस है जिसमें वास्तविक और आभासी, ठीक है, जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब भी और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस,
ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चों का गलत गलत जवाब आ रहा है। अवतल लेंस कैसे होगा जी, गलत ना हो जाएगा। बी तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कौन सा लेंस है जिससे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस, ठीक है। सही जवाब होगा उत्तल लेंस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तल लेंस बच्चा आपका बिल्कुल सही जवाब है। बताओ क्लियर है? बोलो बोलो, सभी को क्लियर है? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, पांचवे का ए। चलो बहुत बढ़िया। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी एफ और पी हो तो कौन सा सूत्र बनेगा? एफ डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू 0.5, एफ इंटू पी इज इक्वल टू 1, पी डिवाइडेड एफ इज इक्वल टू 1, या पी अपॉन एफ इज इक्वल टू 2। जरा सोचो, ठीक है। लेंस और फोकस दूरी के बीच के संबंध से कौन सा सूत्र बनता है? P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। आप इसको क्या लिख सकते हो, ये f इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, P इंटू एफ इज इक्वल टू 1, ये आपका एक इक्वेशन बन सकता है, ठीक है। लेंस की क्षमता को हम P से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी को f से डिनोट करते हैं। तो क्षमता और फोकस दूरी के बीच में, ठीक है, क्षमता और फोकस दूरी के बीच में कौन सा सूत्र पाया जाता है? P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ये सबको पता है। तो आपका सूत्र बन जाएगा F इंटू पी इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सिक्स्थ का बी सभी लोगों का जवाब आ रहा है। बहुत बढ़िया जवाब। आगे की तरफ बढ़ा जाए, आगे की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल है ना, क्या है, क्या है, जल्दी जल्दी, ठीक है। क्लियर है मैम, ठीक है। आइए अगला सवाल। अगला सवाल देखा जाए क्या बोल रहा। अगला सवाल है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का अधिकतम मान होता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का अधिकतम मान कितना हो सकता है, ठीक है। अवतल, अवतल है, उत्तल है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का अधिकतम मान कितना हो सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1/2, या ऑप्शन डी अनंत, ठीक है। अनंत क्या लग रहा है, ठीक है, क्या लग रहा है? जल्दी जल्दी बताइए, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। 7वां सवाल आपके सामने है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का अधिकतम मान कितना होगा? 1/2। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु का मान हो, ठीक है। अगर अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसका आवर्धन धनात्मक कब होगा? इसका आवर्धन धनात्मक कब होगा? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर से अधिक होने पर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर से अधिक वस्तु दूरी पर होने पर, 10 सेंटीमीटर से कम, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। मेरे दोस्त जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। जो लोग आ चुके हैं लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है, लाइक का बटन दबा दीजिए, है ना। दीदू बोलो बोलो, क्या सभी को यहां तक हमारा बात समझ में आ रहा है? यदि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण है, आपको बताना है कि वस्तु, ठीक है, वस्तु से दूरी का मान कितना हो कि आवर्धन हमको धनात्मक मिले। तो सही जवाब होगा 10 सेंटीमीटर से कम, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बी, अरे सी होगा जी, सी, बी नहीं होगा। चलिए अगला सवाल, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? अगर फोकस से, ठीक है, अगर हमारा कोई वस्तु है, ठीक है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान कितना होगा? क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अचर रहेगा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यादव जी पढ़ लीजिए, हमारे यादव जी, है ना, रंगदारी में यादव जी लोग आगे होते तो भैया पढ़ने में भी तो आगे हो जाइए। काजी यादव जी तनी सरवा जवाब हुआ हमको दे दीजिए ना, अब तक एक को सवालिया का जवाब नहीं आया है आपका, ठीक है। तो यादव जी तनी सवालिया का हमरे जवाबवा दे दीजिए, ठीक है। हाँ अब आ जाओ सवाल के जवाब पर। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर, फोकस से
ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? आवर्धन का मान बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ते जा रहा है। अभी बोले ना अवतल दर्पण में बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर, ध्रुव से फोकस की ओर, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कौन सा सवाल है हमारा? ठीक है, तो नहीं देख ले तो 3 ठोक माइनस कर देना है। ठीक है, 10वां सवाल है। ठीक है, 10वां सवाल है हमारा, जल्दी बताइए। ठीक है, फटाफट से इस सवाल का जवाब बताओ। कहां पर एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब, एक अवतल दर्पण है, उसके मुख्य अक्ष पर एक चींटी चल रही है, उसका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा किधर है? फोकस से ध्रुव की ओर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। आइए अगला सवाल। ठीक है जी मैम, बी 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 बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं मैथिली भी होगा क्या? मैथिली बच्चा, आपका आवाज बहुत ही सुरीला है। मेरा आवाज सुरीला है? हो माय गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अभी तनके देर में कोनो बोल के जाएंगे, वो मजाक कर रहा था, वो फटाफट बोलने में शर्मा रहा था, इसलिए सुरीला बोल दिया है। चल कोई बात नहीं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, भैया देखो क्या बोल रहा, अगर किसी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, या वास्तविक और उल्टा, या वास्तविक और उल्टा? क्या लग रहा है? ठीक है, जल्दी से मेरे इस सवाल का जवाब बताइए। सवाल है, यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, अगर कोई प्रतिबिंब है उसका आवर्धन बच्चा ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ठीक है, उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा, आभासी और उल्टा होगा, या वास्तविक और उल्टा होगा? ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए क्या लग रहा है। ठीक है, जल्दी से मेरे इस सवाल का जवाब। सब कंफ्यूजिया रहे हैं जी, है ना? क्यों कंफ्यूजिया रहे हो तुम लोग? ठीक है, सही सही जवाब दीजिए, सही सही जवाब। 11वां चल रहा है। ठीक है मैम, एक मिला, क्या नाम है इसका? करो बच्चा। चलिए अभी अपने जवाब पर आ जाओ। ठीक है, अभी अपने सवाल के जवाब पे आ जाओ। क्या लग रहा, क्या लग रहा है ना? ऑप्शन नंबर सी, सी नहीं होगा, डी होगा, डी होगा जी, वास्तविक और उल्टा, है ना? वास्तविक और उल्टा ये होगा। ठीक है, यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा? टर्पिन, बेंजीन, पानी, क्लोरोफॉर्म। पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। ठीक है, पानी का अपवर्तनांक बच्चा क्या होगा? सबसे कम होगा, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल। ठीक है, एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आ रही है। ये देखो, ये हमारा समतल दर्पण है, इस पे प्रतिबिंब ऐसे देखो लंबवत आया, लंबवत आया, तो जितना जैसे आया है चुपचाप से वैसे ही निकल जाएगा, चुपचाप से टकरा करके वैसे ही निकल जाएगा। बताओ कितना डिग्री बन रहा है? कितना डिग्री बन रहा है दोनों के बीच में? 135 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा, या 0 डिग्री? ठीक है, या 0 डिग्री। क्या लग रहा? ठीक है, आपके सामने सभी सी की तरफ 45 नहीं होगा जी। एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आ रही है, लंबवत आपतित हो रही है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 0 डिग्री होगा। क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी। सभी सी की तरफ पता नहीं कहे जा रहे हैं, 0 होगा बेटा, 0 है ना, 0 होगा। ठीक है, कोनो बात नहीं। श्याम बाबू जी जवाब दीजिए आप। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब मिलता है, अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब मिलेगा वो कैसा होगा? अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, या इनमें से सभी? या इनमें से सभी? क्या लग रहा है? ठीक है, जल्दी बताओ। सवाल बहुत सिंपल सा है। अवतल लेंस द्वारा
प्राप्त प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है, जल्दी से बताइए सवाल का सही जवाब। ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है, कैसा होगा, तो याद रखना छोटा, सीधा, आभासी। सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी। क्लियर है, बोलो बोलो, सभी को क्लियर है, जल्दी बताइए। सभी बच्चों को यहां तक बातें मेरी समझ में आ रही है, हाँ या ना। जी मैम, जी मैम, जी मैम, सभी को क्लियर है। ठीक है, सभी को यहां तक हमारी बात समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंतजार कर रहा है, अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस किसको कहा जाएगा, अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है, सबको पता है। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। ठीक है, अभिसारी लेंस हम किसको कहते हैं, तो आपका जवाब होगा अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। ठीक है, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। अगला सवाल, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है ना। मैम आप सबको ब्लॉक क्यों कर रहे हैं बच्चा, जौन फालतू बतियाएगा तुम ही बताओ, हम उसको रखेंगे जी। है एक मिला बताओ में लिख रहा है कि मैडम जी हमारे पास कोनो लड़की को बोल रहा है कि 36 तुम्हारी तरह घूमती हैं। अब तुम भैया मंदिर के भंडारा की तरफ बटोगे तो भक्त तो भीड़ लगेबे ना करेंगे, और कह रहे 36 घूमती है। भैया तुम भंडारा की तरफ बट रहे हो तब वही ना भक्त तुम्हारे पीछे भिन भिना रहे हैं। तब उसको हम ऐसे बोल नहीं ना सकते, इसलिए ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, अब आप आइए, आप लोग पढ़ने बैठिए बच्चा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो याद रखना मनुष्य की आंखों में, इन आंखों में तुम जब से हो गए गुम, सारा जहां तेरा चेहरा। ठीक है, बीच बीच में हम कभी कभी गाना गा देते हैं, जिसको गाना नहीं सुनना है आवाज कम कर दिया करो तुम लोग। ठीक है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। ठीक है, कैसा लेंस पाया जाता है बच्चा, उत्तल लेंस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बोलो बोलो, सभी को क्लियर। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, ओके ओके मोहम्मद इरफान जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भाई लोग साथ है ना तो कोई हमको कुछ बोला ही नहीं सकता जी। तुम लोग जब तक हमारे साथ हो ना, ठीक है, कोई कुछ हो नहीं बोल सकता। चलिए अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है। याद रखना हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। इसको तो भैया रट्टा मार लो, ये सवाल आ सकता है। ठीक है, मनुष्य के नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, इनमें से किस लेंस को बच्चा अपसारी लेंस, अपसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ठीक है, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस एवं अपतल लेंस, या डी है बाईफोकल लेंस। ठीक है, बाईफोकल लेंस, जल्दी बताइए। ठीक है, आपके सामने सवाल आ चुका, हम किस लेंस को, देखो अपसारी, पसारी में याद रखना पास आ रहा है। ठीक है, अपसारी में पास आ रहा है, और पास बुलाने के लिए हम क्या कहते हैं, अगर किसी को आपको अपने पास बुलाना है तो आप क्या कहोगे। ठीक है, हमको बुलाना है अपने पास तो क्या कहोगे, ए निधि मैम आवत तनी हमरा घरवा तो के दाल भात चोखा चटनी खियाई। आप क्या बोलोगे, आवा, आवा बोलोगे ना, तो आवा से याद रखना है अवतल। ठीक है, अपसारी लेंस किसको कहते हैं, अपसारी में पास, और पास से याद रखना है आव, आव से याद रखना है अवतल लेंस। ठीक है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा अवतल लेंस को। किस लेंस को बच्चा, अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल सही जवाब है। ये आपका 17वां सवाल था, 17 क्वेश्चन अवतल। ठीक है, सभी को क्लियर है, ठीक है, सभी को क्लियर, हाँ जी मैम। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा, क्या है अगला सवाल, आकाश का नीला रंग होना किस घटना का कारण है। ठीक है, आपका सवाल है बच्चा, आकाश का नीला रंग किस घटना का कारण है, किसके वजह से आकाश का रंग नीला हो जाता है, किसके वजह से आकाश का रंग नीला हो जाता है। ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी सब यस सर अंकित कुमार, हम मैडम है जी, तुम यस सर काहे लिख रहे हो जी, तुमको कहाँ सर दिख रहे हैं, हम को बताओ, कहीं हम छुपा के भी नहीं रखे हैं,
है, तुमको सर कहाँ से दिख रहा है, तुम लिखे जा रहे हो यस सर यस सर यस सर। भैया मैडम है जी, मैम लिख दो, दीदू लिख दो, बहन लिख दो, ठीक है, सर मत लिखो जी, हम कंफ्यूज हो जाते कि कहाँ कौन सर दिख रहे हैं तुमको, है मैम के, तुमको मैम के भेष में कोई सर दिखाई दे रहा है, मोछ तुमको कहीं दिख रहा है जी, गधा है। आकाश का नीला रंग केकरे कारण होता है, तो याद रखना प्रकीर्णन। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण, आपको ये याद रखना है, ठीक है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चल यहां तक सभी को क्लियर है, बिल्कुल रोहित देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। हमने क्या बताया था, ट्रिक याद है, जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है, जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण आती है तो दिशा में परिवर्तन हो जाता है, इसी को अपवर्तन का नियम कहते हैं। अपवर्तन का नियम बच्चा ये ना कहता है कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। आप बताओ, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल का मतलब जहां पर वायु उपस्थित होगा, जहां पर प्रकाश की गति तेज होगी उसे विरल कहते हैं। सघन का मतलब होता है जहां पर वायु उपस्थित नहीं है और यहां पर प्रकाश की गति क्या होगी, धीमी होगी, ठीक है। विरल मतलब जहां प्रकाश की गति तेज होगी, सघन का मतलब जहां प्रकाश की गति धीमी होगी। अब देखो, विरल से सघन में जाएगा, ये हमारा देखो यद्य प्रकाश का किरण, ये अभिलंब है, अरे ये अभिलंब है, ठीक है। अब हमारा ये प्रकाश का किरण है, ये प्रकाश का किरण बेटा देखो आया, ठीक है, ये आया। अब आकर के बताओ, ये अभिलंब से दूर जाएगा या अभिलंब के पास आएगा, क्या लग रहा है। तो हमने आपको कहा था ना, सघन को याद रखना है सटना से, सघन को याद रखना है बच्चा सटना से। सटना से कैसे याद रखना है, देखो प्रकाश की किरण है ना, जब विरल से सघन में आएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, झुक जाएगी, समझ में आया, ठीक है। जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगी, सघन का मतलब होता है सटना, यानी अभिलंब से सट जाएगी। और अगर उल्टा होता, सघन से विरल में आती तो विर से याद रखना है दूर, यानी दूर हो जाएगी, ठीक है। याद रखना, अभिलंब से दूर कब होगा, जब हमारा सघन से विरल में आएगा। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आएगा तो अभिलंब से दूर होगा, और जब विरल से सघन में आएगा, जब विरल से सघन में आएगा तो याद रखना अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ठीक है। ये इतनी चीजें तो आप सभी को याद रखना है, क्लियर है, हाँ जी, ठीक है। आइए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। निर्देशांक चिन्ह पद्धति में सभी दूरियां मापी जाती हैं। आपका सवाल, निर्देशांक चिन्ह पद्धति में सभी दूरियां मापी जाती हैं ध्रुव से। कहां से, ध्रुव से मापी जाती हैं। अगला सवाल, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध बनेगा। तो देखो, ये हमारा भैया, ये हमारा तल है और ये हमारा क्या, अभिलंब है, ठीक है। जब हमारा प्रकाश का किरण, जब हमारा प्रकाश का किरण सघन से विरल में आएगा तो वो दूर होगा, यानी आई, आर उससे बड़ा होगा, ठीक है। आर का मान क्या होगा, आई से बड़ा होगा, आर बड़ा होगा आई से, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मेरे दोस्त, जब भी प्रकाश की किरण आपको कहां से, सघन से विरल में आते हुए दिखाई देगी, हमारा जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से दूर हट जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा, यानी हमारा पास जो कोण है ना, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है। दो होते हैं ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण में याद रखना, हमारा जो आपतन कोण है वो कम होगा और अपवर्तन कोण ज्यादा होगा, ठीक है। अपवर्तन कोण क्या होगा बच्चा, ज्यादा होगा, क्लियर है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी 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 सी, बहुत बढ़िया जवाब, ऑप्शन नंबर सी की तरफ। किंग विशाल, कितना क्वेश्चन, अब भाई तो शुरू किए हैं जी, अब ये थक गए, थकेला बच्चे हो क्या जी तुम, थकेला हो, थकेला, इतने में थक गए जी। तनी सा तुम लोग जाओ आराम से, एनर्जी लो, ठीक है, और फिर क्लास में आओ। निधि मैम थकेला बच्चों को नहीं पढ़ाएंगी, कम से कम 100 सवाल तो आज करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। किस लेंस का इस्तेमाल,
किस लेंस का इस्तेमाल बच्चा आपको बताना है क्या बनाने के लिए, अच्छा किस पदार्थ का इस्तेमाल लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं? जल का, ठीक है, जल का, कांच का, प्लास्टिक का या मिट्टी का। ठीक है, तो याद रखना हम मिट्टी का इस्तेमाल जल क्या बोल रही हो निधि, है ना, मिट्टी का इस्तेमाल हम लेंस बनाने के लिए नहीं करते, है ना। किसका इस्तेमाल? मिट्टी का इस्तेमाल लेंस बनाने के लिए नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी बच्चा आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? सही जवाब हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी का इस्तेमाल हम नहीं करते। ठीक है, बोलो बोलो, सभी को क्लियर, हाँ या ना? हाँ क्लियर है। आइए अगला सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है प्रकाश के अपवर्तन के। देखो ये जवाब सब देगा, सब। अगर कौनो एक को बच्चा गलत दिया बेलनवा लेकर आएंगे मारने के लिए तुम लोगों को। इसका जवाब सब बच्चा देगा, सबका जवाब आना चाहिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है जरा बताओ तो? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं जरा बताओ? पहला नियम कहता है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। यह हमारे अपवर्तन के दो नियम है। कितने बच्चा? दो नियम है ना। ठीक है, कितने नियम है? दो। आप सभी को याद रखना है। ठीक है, सभी बच्चा पार्टी को याद रखना है कितने नियम होंगे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2। ठीक है, यानी 2। आइए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का नियम बताओ कितना होगा। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन का नियम, पहला नियम बोलता है क्या? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों क्या कहलाते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम कहलाते। तो सही जवाब अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो आपका जवाब क्या आएगा? 2 आएगा, है ना। क्या आएगा बच्चा? 2 आएगा। सभी लोग बताइए, क्लियर है? बिल्कुल देख सकते हैं परशुराम जी। ठीक है, 2 4 की तरफ कौन जा रहा है? कौन है 4 वाला जी? पढ़ाई लिखाई नहीं करना है जी। 4 नहीं होगा, 2 होगा। 2 बच्चा करेक्ट आंसर है। आइए अगला सवाल। अगला सवाल है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान। ठीक है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर अपॉन साइन आई इंटू साइन आर या साइन आई प्लस साइन आर। ठीक है, जल्दी बताइए। आपको पता है ना अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? कि आपतित कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात एक निश्चित नियतांक होगा। यह हम सबको पता है। तो हम कैसे लिखेंगे? तो भैया अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो हर बच्चा को याद रखना है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई अपॉन साइन आर होता है। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बच्चा आपका सही जवाब है। चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ठीक है, अब आवर्धन बताना है। अवतल लेंस का आवर्धन m इज इक्वल टू क्या होगा? u अपॉन v होगा, v अपॉन u होगा, u इंटू v होगा या u प्लस v होगा। ठीक है, आवर्धन का मान बताइए। ठीक है, आवर्धन का मान बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। ठीक है, अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? v अपॉन u। बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। अगला सवाल आपके सामने आ चुका। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। देखो सबसे पहली चीज उत्तल लेंस बोला है। पहली चीज बच्चा देखो, अरे इरेज काहे हो रहा है? उत्तल लेंस बोला। और याद रखना जब भी उत्तल लेंस बोलेगा फोकस हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, फोकस किसमें होगा? आपका पॉजिटिव होगा। ये सभी बच्चों को याद रखना है। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का मान पॉजिटिव होता है, जबकि अवतल के लिए फोकस
आपका नेगेटिव होता है, ये आपको याद रखना है ना, ये बच्चा आपको याद रखना है। तो यहां पर दिया है उत्तल लेंस की क्षमता, यहां क्या दिया है बच्चा, यहां दिया है उत्तल लेंस की क्षमता, ठीक है। तो देखो मेरे दोस्त, यहां उत्तल लेंस पॉजिटिव में लेंगे, सूत्र पहले बताओ, ठीक है। पी निकाल, पी मतलब क्षमता, क्षमता पूछा है ना, क्षमता निकालने का सूत्र क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। 1 दिया है, f का मान 1 दिया है, ठीक है, 1 से 1 कट गया, P इज इक्वल टू 1 डायोप्टर आएगा। क्या आएगा, P इज इक्वल टू 1 डायोप्टर आएगा, वो भी पॉजिटिव में, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। बताओ क्लियर है। लेंस की क्षमता मैम निकालने नहीं आता है बेटा, तो बता रहे हैं ना, लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते, किससे, P से। P इज इक्वल टू 1/f होता है। अगर बच्चा आपको न सेंटीमीटर में निकालना है तो 100/f करना, अगर आपको मीटर में निकालना है तो 1/f करना। हमने 1/f किया, ठीक है। तो 1f का मान दिया हुआ है 1 मीटर, मीटर में दिया है, तो इसीलिए हम f1 लिख रहे हैं। 1/1 कट गया, P इज इक्वल टू 1 डायोप्टर आ जाएगा, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक भैया डायोप्टर होता है, ये आपको याद रखना है ना। बोलो क्लियर है, क्लियर है बच्चा, जितने लोग भी देख रहे हैं, ठीक है। आजा आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, है ना, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, सब आता है दीदू, बहुत तेज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है, चलो क्लियर है। मैम जी कोई आपके सैलरी के पीछे पड़ा है, बेटा हमारा सैलरी छोड़ दो तुम, ठीक है, सैलरी का पीछा छोड़ दीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। एग्जामों में सवाल आएगा, ये नहीं पूछेगा कि निधि मैम का सैलरी क्या है। ऑप्शन ए 1 रुपया, ऑप्शन बी 2 रुपया, ऑप्शन सी 50 रुपया, ऑप्शन डी फ्री में काम करती हैं, ठीक है। और ई ऑप्शन नहीं देगा, नन ऑफ दिस का तो कोई ऑप्शन ए नहीं है, ठीक है। तो हमारा सैलरी यही में से या तो 1 रुपया है, 2 रुपया है, या फ्री में है, या तो नन ऑफ दिस, ठीक है। चलो अभी सवाल नहीं आएगा। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्या है, अभिसारी, अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, क्या लग रहा है, ठीक है। आपके सामने सवाल आ चुका, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण मैम फोकस नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो रहा है भैया, क्या परेशानी है आपको, क्या फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बोर्ड आपको नहीं दिख रहा है, इस पे फोकस नहीं हो रहा है, कहाँ फोकस है आपका, कहाँ पे फोकस है भैया, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है, गलत जगह पे फोकस कर रहे हो, क्वेश्चन पे फोकस करिए, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। और अवतल दर्पण क्या है तो याद रखना अपसारी, ठीक है। अवतल दर्पण क्या है, अपसारी, ये आपको याद रखना है। अवतल दर्पण क्या है, अपसारी है, ठीक है। अव से आ से याद रखना है अपसारी, ठीक है, अपसारी, ऑप्शन नंबर बी, ए नहीं होगा, बी होगा, बी, ठीक है, बी। क्लियर है जी मैम, ठीक है। एक बच्चा ना बहुत खतरनाक लाइन लिख रहा है, तनी उसका पढ़ ले जी, ठीक है। अरे गड़बड़ हो गया, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। सवाल है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, ठीक है। डिक्शनरी, डिक्शनरी कभी आप लोग पढ़े तो होगे नहीं, ठीक है, कभी किताब तो उठा के पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो डिक्शनरी में छोटे छोटे अक्षरों को देखने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे। ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का, ठीक है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को देखने के लिए हम 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगला सवाल है, गोलाकार दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, ठीक है। एक गोलाकार दर्पण की बात हो रही है, गोलाकार दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, या गोलाकार दर्पण का द्वारक कहते हैं, या गोलाकार दर्पण का द्वारक कहते हैं, क्या लग रहा है, ठीक है। जल्दी से बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, क्या नाम है इसका, ठीक है, अब करते रहो, ठीक है। चलिए
फटाफट से इस सवाल का जवाब बताओ क्या होगा। ठीक है, सवाल आपके सामने है, गोलाकार दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो आपका गोलाकार दर्पण का द्वारक कहलाता है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ठीक है, वक्रता त्रिज्या, भाई सूत्र याद रखना, F इज इक्वल टू R/2। R का मान दिया है आपके पास कितना? 32 बटा 2 करना, 2 से डिवाइड दे दोगे तो कितना? निधि मैम को भी मैथ आता है। लोग कहते हैं कि जिसका बायो है उसको मैथ नहीं आता है, बताओ मैथ में जरूरी है कि हमको साइन, कॉस, थीटा, लेमड़ा ये सब आना चाहिए जी। मैथ का मतलब तो देखो यही ना है, डिवाइड प्लस माइनस, इतना तो निधि मैम को आता है। बायो वालों को बेसिक मैथ आता है, ठीक है, लेकिन मैथ वालों को बेसिक बायो नहीं पता है। ठीक है, ये फर्क है हमारे और मैथ वालों में। बाकी आप लोग बताओ कर लोगे ना इतना? F इज इक्वल टू R/2, R का वैल्यू 32 का डिवाइड 2 से करेंगे 16 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण बोला, आपको पता है जब भी बात उत्तल दर्पण का आएगा फोकस दूरी पॉजिटिव होगा, फोकस दूरी पॉजिटिव होगा, ये आपको याद रखना है, ये आपको बच्चा याद रखना है। ठीक है, एक लिख रहा है कि मैम है 32 का डिवाइड 2 से करके आप अपने आप को मैथ का किंग बता रही हैं। भैया किंग नहीं बता रहे हैं, हम मैथ के किंग है ये नहीं है। पहली बात तो हम क्वीन है, और दूसरी की बात अगर क्वीन नहीं भी है तो हम लड़की हैं, हमको किंग कहाँ से हम बन जाएंगे? किंग नहीं बन सकते। ठीक है, और ऐसा मैथ तो हम फूक के हम कर लेंगे। चलिए यहाँ पर आ जाइए 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर सभी को याद रखना है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना? यहां तक सभी को क्लियर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोल रहा है? ठीक है, नियामत क्वेश्चन बच्चा लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट में बच्चा चेक कर लेते हैं। ठीक है, आइए अब आ जाओ यहाँ पर, अगले सवाल पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा इंतजार कर रहा, गोलाकार दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? वक्रता केंद्र को हम किससे डिनोट करते हैं? ठीक है, वक्रता केंद्र को हम किससे डिनोट करते हैं? तो याद रखना सी से। ठीक है, गोलाकार दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होगा। ठीक है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का, आपको आवर्धन का एसआई मात्रक बताना है। ठीक है, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा? ऑप्शन ए मीटर होगा, ऑप्शन बी सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन सी आपका, हेलो मैम आप बुरा मत मानिएगा, अरे भैया क्या है पढ़ ले पहले, बुरा मान के ब्लॉक कर देंगे ना। ठीक है, क्या लिख छोड़ो, आइए कहां पर है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का भैया मात्रक क्या होगा? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्रक विहीन, या मात्रक विहीन। ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी बच्चा इस सवाल का सही जवाब बताओ क्या लग रहा है? ठीक है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा? याद रखना आवर्धन मात्रक विहीन होता है। आवर्धन क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। ठीक है, आवर्धन बच्चा मात्रक विहीन, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद कुबेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बुरा नहीं मानूंगी। ठीक है, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं। चलिए आगे की तरफ, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी? धनात्मक होगा। ठीक है, किस लेंस का फोकस दूरी बच्चा धनात्मक होता है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, समतल अवतल लेंस का, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, क्या लग रहा है? ठीक है, जल्दी जल्दी इस सवाल का जवाब दीजिए, है ना? क्या होगा? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगा? तो मेरे दोस्त याद रखना, क्या याद रखना? उत्तल लेंस। अवतल का हमेशा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, उत्तल लेंस का पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी आपको धनात्मक देखने को मिलेगा, धनात्मक होता, सॉरी उत्तल, हाँ उत्तल लेंस का पॉजिटिव होता है, उत्तल लेंस का पॉजिटिव होता है। ठीक है जी मैम, सभी को यहां तक क्लियर है? आइए अगला सवाल,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका सवाल इंतजार कर रहा, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा दर्पण है जिससे बनने वाला प्रतिबिंब आपको छोटा दिखाई देगा? वह कौन सा दर्पण है जो छोटा प्रतिबिंब देता है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो रहा है जी बीच बीच में, ये हो क्या रहा है, क्या करते हैं? ठीक है, अब नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस सवाल का जवाब सभी लोगों का आ रहा है उत्तल की तरफ, जो बिल्कुल सही है। याद रखना, किस दर्पण से वस्तु हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो आपका उत्तल होगा। क्या होगा? उत्तल होगा। ये सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये सभी लोगों को याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? हाँ जी, आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। टॉर्च एवं वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, गाड़ियों में जो टॉर्च लगा रहता है, आगे हेडलाइट लगा रहता है ना, जो जलाते हो जी। ठीक है, आगे में बच्चा हेडलाइट लगा होता है ना, वो हेडलाइट में कौन सा दर्पण है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो मेरे दोस्त याद रखना, टॉर्च में, वाहनों के हेडलाइट में हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। केकर भैया? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल। वाहनों के साइड मिरर में, गाड़ियों के जो अगल बगल में शीशा होता है, गाड़ी के भैया अगल बगल में जो शीशा होता है, आपको बताना है क्या है बच्चा, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? तो सबको पता है, कहां गया? उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। ये सभी बच्चों को याद रखना है। वाहनों के साइड मिरर में हम किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो भैया उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते। किसका? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। आइए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र बताना है। 1/v + 1/u = 1/f। ऐसे लिख सकते हैं 1/v। अरे दो रंगा कैसे चल रहा है जी, हमको तो एक रंगा ना चाहिए। ठीक है, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, ये होगा, या 1/v - 1/u = 1/f होगा। ठीक है, या 1/v + u/1 = 1/f होगा, या v/1 + 1/u = 1/f होगा। जरा सोचो, बुद्धि पर जोर डालो। ठीक है, अगर दर्पण बोलेगा तो दर्पण बच्चा पॉजिटिव वाला लेंगे, 1/v + 1/u = 1/f। लेकिन अगर लेंस बोलेगा तो यहां माइनस कर लेना है, 1/v - 1/u = 1/f। ये आपको याद रखना है ना, ये बच्चा आपको याद रखना है। बोलो क्लियर है ना? बात सुन रहे हैं? ए भैया विश्वकर्मा जी आपका बात सुन रहे हैं, अभी पढ़ा ले फिर बतियाएंगे। एक तो पहले ही देखो सब कहता है कि हम बतियाते बहुत हैं, और तुम लोग हमसे जानबूझ के बतिवाते हो और फिर हमारा बुराई करवाते हो हर जगह कि निधि में हम बतियाती बहुत है। ठीक है, तो पहले पढ़ा लेते हैं फिर बतियाएंगे। चलो अभी यहाँ पे आओ। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा? ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा? डायोप्टर होगा, एंगस्ट्रॉम होगा, ल्यूमेन होगा, या लक्स होगा? या लक्स होगा। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो सही जवाब है डायोप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? ठीक है, याद रखना, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर होगा, 1/मीटर होगा, 1/मीटर² होगा, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो हर बच्चे को पता है आवर्धन मात्रक विहीन होता है, अर्थात आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी मैम, ठीक है, क्या होगा? आवर्धन का एसआई मात्रक इनमें से कोई नहीं, इनमें से
कोई नहीं, क्योंकि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता, ये आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी, सबसे पहला चीज यहाँ माइनस दे दिया है, ठीक है, तो ये याद रखना है। चलो P = 1/f होता है, ठीक है, P का मान दे दिया है -2, 1/f कर लो, f हमको निकालना है तो f को इधर भेज दो, 1 में -2 हो जाएगा। अब इसको काट दो, 2 से 1 का डिवाइड देंगे तो 0.5, -0.5 आएगा, कहीं पर दिया है -0.5 सेंटीमीटर, ये आपका सही जवाब है, ये आपका सही जवाब। हाँ ठीक है, ठीक है, माइनस नहीं, सेंटीमीटर नहीं, मीटर में होगा, ठीक है, अगर 100 लेते तब सेंटीमीटर में आता, 1 लिए है ना तो -0.5 मीटर। बताओ करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी की तरफ देखे भैया, है ना, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, डी होगा -0.5 सेंटीमीटर या मीटर, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं सब्जी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सी लगाएं कि डी लगाएं, ठीक है, सूत्र देखो सही है ना, P = 1/f, करेक्ट है, P = 1/f, P का वैल्यू कितना दिया, -2 लगा दिए, ठीक है, 1/f कर दिए, हमको f निकालना है, 1 में -2, 1 में -2, अगर 100 करेंगे बच्चा, 100/2 करेंगे तो भैया 50 ना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर ना हो जाएगा, मीटर में आएगा, -0.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सी की तरफ जा रहे हो तो गलत है, ठीक है, डी बच्चा करेक्ट होगा, ठीक है, डी करेक्ट होगा। चलो क्लियर है, हाँ जी, ठीक है। अभी अगला सवाल, अगला सवाल बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है, निम्न में, ऊपर से गिरा बम 2025 खत्म, नीचे से निकला आलू 2026 चालू। वाह वाह भैया वाह, क्या बात बोले हो, ठीक है, क्या था, ऊपर से गिरा बम 2025 खत्म, नीचे से निकला आलू 2026 चालू। हैप्पी न्यू ईयर मेरे दोस्तों। आइए अभी अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो हर बच्चे को पता है, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल को अपसारी कहते हैं और उत्तल को अभिसारी कहते हैं। अभी ठीक है, ये सभी को याद रखना है, ठीक है, ये सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, ठीक है, सभी लोग बताइए यहां तक क्लियर है? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, सभी को यहां तक क्लियर है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा। मैम आप क्वीन भी नहीं है, प्रियांशु कुमार, बहुत गरीब है जी हम क्वीन किंग कहाँ से बनेंगे, है ना, चलो हम भिखमंगे ही सही हैं भैया, तुम ही लोग किंग क्वीन बनो। चलो, दर्पण के सामने किसी द्विदूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वो दर्पण है, ठीक है। सवाल आपके सामने, अगर दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, ठीक है, सीधा बन रहा है, तो वो दर्पण क्या है, या तो समतल है या तो उत्तल है, ठीक है, या तो समतल है या तो उत्तल है, अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो, ठीक है। अगर दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर रखा वस्तु सीधा बन रहा है तो इसका मतलब है वो दर्पण या तो समतल है या तो उत्तल है, या तो समतल या तो उत्तल, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज क्या होगा, पारदर्शक जिसके आर पार दिखाई दे देगा, अपारदर्शक जिसके आर पार कुछ नहीं, कोई लाइट नहीं जाएगा, या प्रकाश प्रभाषक होना चाहिए, प्रकाशक, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक्यू होता है, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, प्रभाषक, प्रकाशक क्यों लिखा है, प्रभाषक होना चाहिए था, ठीक है, ट्रांसलूसेंट, प्रभाषक, ठीक है, जिसमें आधा लाइट जाएगा आधा नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अर्ध पारदर्शक इसको कहा जाता है, अर्ध पारदर्शक कहा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। अगर एक कागज है जिसपे तेल गिर गया है, ठीक है, तेल गिरा हुआ कागज के आर पार लाइट पूरी तरह से नहीं जाएगा, आधा लाइट ही जाएगा, तो कुछ किरणें ही आर पार होंगी, ठीक है। अगला सवाल, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा एवं आवर्धित,
उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं छोटा तो सीधा एवं छोटा। ठीक है, उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा होगा और छोटा होगा, सीधा और छोटा। इसीलिए हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में करते हैं। ठीक है, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में करते हैं, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में करते हैं। ये आपको याद रखना है ना, ये बच्चा आपको याद रखना है। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट है, एक गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी बच्चा दिया है 20 सेंटीमीटर। वह गोलाकार दर्पण कैसा होगा? उत्तल होगा, अवतल होगा, समतल उत्तल होगा या ध्रुवण? अब इसका जवाब कैसे दोगे? ठीक है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है ना, बुद्धि का इस्तेमाल। दीदू मैं आपकी फैन हूं, ये बात अलग है कि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। हे भगवान, धन्यवाद। जो भी आप हो बच्चा, आप खूब आगे बढ़ो। ग्रेजुएशन के बच्चे हमारा क्लास देख रहे हैं, तुम लोग हमको एक दिन न बेहोश कर दोगे, बेहोश। कंपटीशन के बच्चे हमारा क्लास कर रहे हैं, हम तो ये सोच के हम परेशान हो जाते हैं। 10th वाले बच्चे हमारा क्लास नहीं करते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन वाले, कंपटीशन वाले, जिनको हम नहीं पढ़ाते हैं वो लोग मेरा क्लास करते हैं, और जिनको पढ़ाते हैं उनको हमारा क्लास में नहीं समझ आता है। क्या बात है भैया। ठीक है, एक गोलाकार दर्पण का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया, यहाँ पॉजिटिव दिया। आपको पता है कि पॉजिटिव किसका फोकस दूरी होता है? उत्तल का। अवतल के लिए नेगेटिव में होता। ठीक है, अगर भैया माइनस होता तो समझ जाते अवतल, लेकिन यहाँ पॉजिटिव दिया है तो आपको याद रखना है उत्तल। क्या? उत्तल। ये सभी लोगों को याद रखना है ना, ये सभी लोगों को याद रखना है। आइए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी नेगेटिव होगा। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी? याद रखना, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? ठीक है, स्पेक्ट्रम मतलब ये प्रिज्म। जब हम एक प्रिज्म से प्रकाश की किरण को पार कराते हैं तो ये 7 रंगों में, ठीक है, जो सूरज का श्वेत किरण है वो 7 रंगों में पलट बदल जाता है। सबसे नीचे में कौन सा रंग आपको देखने को मिलेगा? सबसे नीचे में। ठीक है, किस किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में जब सूरज के श्वेत किरण को हम पार कराएंगे, आपको बताना है किस किरण का झुकाव अधिक होगा, तो आपका जवाब है क्या होगा? बैगनी। ठीक है, वो याद रखना। सूरज से निकलने वाले किरणों का नाम किसको पता है? सूरज से निकलने वाले किरणों का नाम क्या है? विबग्योर, विबग्योरा। V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red। और R for बच्चा रेड, ये आपको याद रखना है ना, ये आपको याद रखना। ये विबग्योर है, ये 7 रंग है। जो सूरज का देख तो सफेद दिखाई देता, वो सफेद नहीं है, वो असल में 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने? 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होगा? सूरज की किरणों को, सूरज की किरणें, सूरज की जो श्वेत किरण है उसमें 7 रंग प्राप्त करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए कांच की सिल्ली का, ऑप्शन बी अवतल दर्पण का, ऑप्शन सी उत्तल लेंस का, या ऑप्शन डी प्रिज्म का, या ऑप्शन डी प्रिज्म का। जल्दी बताइए, है ना, जल्दी बताइए क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? फटाफट से सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रिज्म। अरे सफेद रंग का है निकल रहा है जी, प्रिज्म का। केकर भैया, प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का उपयोग करते हैं। किसका? प्रिज्म का उपयोग करते हैं। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका। जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में होगा कौन सा दोष? अगर आपको पास का चीज नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, जैसे देखो, जैसे आप लोगों के पास में 100 का नोट रखा है, ध्यान से देखो, आपके फोनवा के पास 100 का नोट रखा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है जी, नहीं दिखाई देगा, काहे कि तुमको दूरदृष्टि दोष है ना। वो तुमको कौन सा दोष है बच्चा? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का मतलब
दूर का चीज चौचक दिखाई देगा, लेकिन पास का चीज नहीं दिखाई देगा। ठीक है, दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर का चीज चौचक दिखाई देगा बढ़िया तरीके से, लेकिन पास का चीज नहीं दिखाई देगा। इस दोष को कहते हैं दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। ये भी आपको याद रखना है ना, ये भी बच्चा आपको याद रखना। आइए अगला सवाल। अगला सवाल है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस नहीं होता है? किस प्रकार का? किसी मानव नेत्र में बताओ कौनो लेंस नहीं होता? अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, या उत्तल दर्पण होता है। ठीक है भैया, हमारी आंखों के अंदर, हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? ए कौनो लेंस नहीं होता, बी अवतल लेंस होता है, सी उत्तल लेंस होता है, डी उत्तल दर्पण होता है। तो सही जवाब क्या होगा? ठीक है, सही जवाब क्या होगा? मानव के नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, मानव की आंखों में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बच्चा आपको याद रखना है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा। क्या है सवाल? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? आपको बताना है हमारी आंखों में इमेज कहां बनता है। ठीक है, हमारी आंखों में, मैम आप यूपी से हैं बच्चा, हम दोनों जगह से है ना। वो गाना है ना, वो गाना देखना, एक जमाना ऐसा आएगा जब वो गाना मेरे लिए बजेगा। दिल वालों के दिल का करार लूटने, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। ठीक है, तो भैया देखो, दिल से हम यूपी वाले हैं, लेकिन जुबान से हम बिहारी हैं। ठीक है, सीधा बोलते हैं, साफ बोलते हैं, मुंहफट है थोड़े से, थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, लेकिन दिल के एकदम साफ है यूपी वालों की तरह, और जुबान से एकदम कड़क है बिहार वालों की तरह। ठीक है, तो यूपी और बिहार दोनों मेरा है, सिर्फ मेरा है, हम ये बोल सकते हैं। दोनों पर एक समय ऐसा आएगा जब वहां के बच्चे हमें जानेंगे, हमें अपना मानेंगे। ठीक है, चलो अभी यहां पर आ जाओ अपने सवाल की तरफ कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो याद रखना रेटिना यानी दृष्टिपटल। ठीक है, रेटिना यानी दृष्टिपटल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मनुष्य में अगर पूछा कि आंखों में प्रतिबिंब कहां बनता है, आप सभी को याद रखना है रेटिना पे बनता है। ठीक है, आंखों में प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पे बनता है, दृष्टिपटल पे बनता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंतजार कर रहा। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव, टिंडल का मतलब है भैया, आपने कोलाइडी विलियन लिया। कोलाइडी विलियन मतलब जो छोटे छोटे कण है, जब प्रकाश की किरणों को इससे गुजारोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके चलने का रेखा आपको दिखाई देगा, इसका गति दिखाई देगा। ठीक है, इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है? याद रखना, प्रकाश के प्रकीर्णन को। क्लियर? प्रकाश के प्रकीर्णन को ये आपको याद रखना। चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो गया, अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो गया है तो उसकी आंखें साफ साफ देख सकती हैं दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, या केवल छोटी वस्तुओं को। ठीक है, आपके सामने सवाल है बच्चा, दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। अगर किसी को दूर दृष्टि दोष हो जाएगा तो वो क्या देख सकता है? दूर की वस्तुओं को। ठीक है, देखो कंफ्यूज यहीं पर कंफ्यूज हो गए। अगर किसी का नाम कलुआ है तो कलुआ का मतलब काला नहीं, उल्टा समझ जाओ। ठीक है, कलुआ का मतलब गोरा, सबसे सुंदर इंसान। हमारी नजर से देखोगे कलुआ विश्व का सबसे सुंदर पुरुष है ना, विश्व का सुंदर पुरुष कलुआ कहा जाता है उसको। और इसी तरह याद रखना है दूर दृष्टि दोष, इसका नाम भले है कि दूर की दृष्टि में दोष है, लेकिन उल्टा मतलब दूर का चीज चौचक है, पास का चीज नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों को कौन सी वस्तु दिखाई देगी? दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी। कहाँ की? दूर की। और कहाँ की नहीं दिखाई देंगी? निकट की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमारी आंखें वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाएंगी? ऑप्शन है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा नहीं, काल्पनिक सीधा तथा छोटा नहीं, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा नहीं, काल्पनिक
वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। तो देखो हमारी जो नेत्र होती हैं वो वास्तविक बनाती है, उल्टा बनाती है और छोटा बनाती हैं, ये आपको याद रखना है। अगला, आंख व्यवहार करता है, हमारी आंखें व्यवहार करती हैं अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह या अवतल लेंस की तरह। ठीक है, तो हमारी जो आंखें हैं वो प्रकाश की आने वाली सभी किरणों को क्या करता है, तो याद रखना आंखों में उत्तल लेंस पाया जाता है जो आने वाली प्रकाश किरणों को समायोजित कर देगा, एक जगह रेटिना पर मिलाएगा, रेटिना पर। तो आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है, सभी याद रखना आंखें व्यवहार करती हैं उत्तल लेंस की तरह। हमारी आंखें व्यवहार करती हैं किसकी तरह, तो याद रखना उत्तल लेंस की तरह। किसकी तरह, उत्तल लेंस की तरह। अगला सवाल, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी है। हमारी आंखों के लिए न्यूनतम दूरी कितना है, हमारी आंखों के लिए न्यूनतम दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। तो हमारी आंखें 25 सेंटीमीटर तक की चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकता है। हमारी आंखें कहां तक बच्चा, 25 सेंटीमीटर, ये न्यूनतम दूरी है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर तक के वस्तुओं को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः मापा जाता है मीटर में, हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में या इनमें से कोई नहीं। तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है किस में, तो सही जवाब होगा मीटर में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। हमारी आंखों का रंगीन भाग किसको कहा जाता है, कॉर्निया को, नन्ना, रेटिना को या कोराइड को या पुतली को, ठीक है। हमारी आंखों का रंगीन भाग किसे कहा जाता है, रेटिना को, याद रखना है। अगला, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में या एंगस्ट्रॉम के रूप में। तो याद रखना है, क्या याद रखना है, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किस रूप में व्यक्त किया जाता है, एंगस्ट्रॉम। किस रूप में, एंगस्ट्रॉम के रूप में व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य को बच्चा किस रूप में, एंगस्ट्रॉम के रूप में व्यक्त किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले कि हम आपको आगे का सवाल कराए, लप से भैया जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दो। एक बतिया बताओ जी, तुम लोग लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तुम लोगों के एटीएमओ से पैसा कटता है, नहीं ना कटता है जी, तनी सा लाइक कर दोगे, तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, तुम्हारा पैसा थोड़े ना कटेगा, कब्बो नहीं कटेगा। जितना पैसा रखे हो ना सब बना रहेगा, ठीक है, उतना का उतना बना रहेगा, ठीक है। तो भैया लाइक कर दो, यही बात पर जल्दी से, कृपया करके जल्दी जल्दी लाइक करिए फिर, ठीक है। आपकी आंखें देखकर भूल गई, रखा था फूल वो आपके लिए लाना भूल गई, आप इतनी खूबसूरत हो कि कैसे बयां करूं। यार क्या बात है, ठीक है, थैंक यू सो मच अंजलि जी, ठीक है। मेरी तारीफ, मेरे लिए शायरियां सिर्फ आप बोल सकते हो, ठीक है। हम बाकी लड़कियों के लिए कितने सारे छिछोरे हैं जो शायरियां बोलते हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं, मेरे पास मेरे रसगुल्ले हैं जो इतने प्यारे प्यारे शायरियां बोलते हैं। थैंक यू मेरे बच्चा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। तुम लोगों के लिए भी शायरी बोलेंगे, ठीक है, लेकिन लास्ट में बोलेंगे, ठीक है। अभी आप लोग पढ़ लीजिए, क्लियर, ठीक है। याद रखना, हम किसी के लिए खास नहीं होते, हम किसी के लिए खास नहीं होते, क्योंकि अगर आप खास होते ना तो आप जिसके पास हो वो फिर भी आपसे बेहतर की तलाश में लगा हुआ है। दुनिया वाले ऐसे ही हैं, ठीक है। इस दुनिया में कोई किसी के लिए खास नहीं है, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब बेहतर की तलाश में है। आप जिसके भी पास हो वो भी आपसे जैसे ही बेहतर मिलेगा वो आपको छोड़ करके चला जाएगा। इसीलिए आप खुद को खास समझो, खुद को बेहतर बनाओ, दूसरों के लिए अपने आप को जाया मत करिए, क्योंकि आप बहुत खास हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन दुनिया वालों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, ये आपको याद रखना है ना। चलिए अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश की चाल क्या होती है, विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। प्रकाश की चाल हर माध्यम में आपको क्या मिलेगा,
अलग अलग मिलेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रकाश की चाल भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न मिलेगा, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होगा? वास्तविक, काल्पनिक, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, या इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। क्लियर है? चलो यहां तक सभी को क्लियर है। अगला सवाल है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/10 सेकंड, ठीक है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व 1/10 सेकंड होता है। हजामत बनाने के लिए हम किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। किसी लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित, दीर्घ मतलब दूरदृष्टि दोष है ना, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं? उत्तल लेंस का, ठीक है। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम किस लेंस का? देखो भैया, उत्तल लेंस का। कैसे? दूर का, दूर किसी को कैसे बोलते हो? दूर अगर किसी को आपको भेजना तो क्या कहते हो? उधरवा जाओ, उधरवा से ऊ से याद रखना उत्तल, ठीक है। दूरदृष्टि दोष के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूरदृष्टि दोष के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? दूरदृष्टि दोष के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सभी बच्चों को याद रखना है उत्तल लेंस का। बताओ क्लियर है? जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से बताइए, क्या यहां तक सभी को क्लियर है? जी मैम, जी मैम, जी मैम, जी मैम, सभी को यहां तक क्लियर है। आइए अगला सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, आज देख लिया जाए। नई संकेत चिन्ह पद्धति के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई प्रतिबिंब की दूरी ली जाती है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक, कभी ऋणात्मक, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ, ठीक है। आपके सामने बच्चा सवाल आ चुका, सवाल आ चुका, जल्दी बताइए, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब, नई संकेत चिन्ह पद्धति के अनुसार तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। बहुत बढ़िया फन बाबू, है ना, बिल्कुल सही, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब बताओ क्या होगा? कौन सा सवाल चल रहा है? ठीक है मैम, आपका पढ़ाया हुआ हमको सब याद है। बहुत बढ़िया निश जी, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका जवाब बताओ पहले क्या होगा, ठीक है। बी सी क्या जा रहा है, क्या जा रहा है ना। कितना क्वेश्चन अभी बचा है? बस तन्नी सा सवाल और बचा है जी, बस तन्नी सा बचा है, ठीक है। लप लप हम लोग कर लेंगे। चलो इसका जवाब बता दो पहले, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब बताइए पहले। मैम रेटिना नहीं होता, आइरिस होता है। अच्छा कहाँ पे है देखिए जरा, 1 मिनट, तुम लोग तो इसका जवाब देते रहो। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, ठीक है। रंगीन भाग कहाँ गया? टाइम पास हो जाएगा जी, ठीक है। निम्न में से किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल, ठीक है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल। ही छूट गया था, ठीक है। पता नहीं बच्चा वो कहा है। रंगीन भाग हमारा आइरिस होता है, ये पुतली, ठीक है। ये जो हमको बड़ा सा दिखाई दे रहा है ना, पुतली तो अंदर वाला है, ठीक है। ऊपर का जो हमको भाग दिखाई दे रहा है ये हमारा रंगीन भाग होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। पता नहीं कहां से हम गलती से टिक लगा दिए होंगे, चलो कोनो बात नहीं। आइए अगले सवाल पर आते हैं। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहता है कहां पर? अनंत पर, फोकस और लेंस के बीच में, फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी के बीच में। भी तो इस सवाल पर थे, ये सवाल तो रह गया है। तो इसका जवाब बताइए फटाफट से, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब पहले आइरिस, रितेश जी, अरे गधा, ये हमको लग ही रहा था कि आज हमारे क्लास में एक भी नालायक आया क्यों नहीं, ठीक है। सारे कहां सूत गए? क्या नाम है इसका? रितेश, इसका मैसेज आ जाए। अब करो मैसेज। और कोई है? एक सोधम,
ठीक है, चलिए अब आप करते रहो बच्चा, करते रहो। इसका जवाब बताओ पहले। कहाँ से आते हैं ये सब, मेरे ही क्लास में पता नहीं क्यों चले आते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारा देश महान। चलो अभी इस सवाल का जवाब बताओ। सारे भाग जा रहे हैं, ठीक है, सारे भाग रहे हैं, फटाफट से इस सवाल का जवाब बताइए क्या लग रहा है। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब बताओ क्या लग रहा है। नई संकेत चिन्ह पद्धति के अनुसार उत्तल दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की दूरी ली जाती है धनात्मक। बहुत बढ़िया है ना, धनात्मक। उत्तल दर्पण जब भी आएगा धनात्मक ही हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है कहां पर। ठीक है, जब वस्तु कहां पर रहेगी। अब इस सवाल का जवाब बताइए, है ना। एक मिनट रुक जाओ, इसको पहले ब्लॉक कर देता हूं, मेरे फोन से नहीं हो रहा है। चलिए, हो गया। ठीक है, अब आइए इस सवाल का जवाब। फोकस उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब कहां पे वस्तु होगा, फोकस और लेंस के बीच में। फोकस और लेंस के बीच में, यहां पर याद रखना नई संकेत चिन्ह पद्धति के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की दूरी ली जाती है ऋणात्मक, और यहां पर होगा आपका फोकस और लेंस के बीच में। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब हमारा वस्तु कहां पर होगा, फोकस और लेंस के बीच में होगा। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश की किस घटना के कारण, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें भैया वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला सवाल, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कहां पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहां होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। यह आपको याद रखना है। अगला सवाल है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं, नीला। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में आता है तो किस रंग को ज्यादा फैलाया जाता है, नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, इसीलिए हमको आसमान नीला दिखाई देता है। अगला सवाल है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, प्रकाश की चाल सबसे कम कहां पर होगा, कांच में। ठीक है, ये आपका होगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है, नेत्र के अंदर। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है, पुतली। ठीक है, पुतली। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, वायुमंडल भैया, वायुमंडल में कौन सा रंग सबसे ज्यादा फैलेगा, नीला रंग। ठीक है, नीला रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, ये सबको पता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं ये बताइए। तो आप सबको पता है इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, YOR, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए, विबग्योर से याद कर लेना है, नहीं तो बचपन से पढ़ाया जा रहा है, हर बच्चे को पता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं बच्चा, याद रखना, विबग्योर। ठीक है, कल आप लोगों का अधातु का क्लास आएगा, भी है क्वेश्चन, बता दे पहले, है ना। कल बच्चा हम लोग अधातु के बारे में पढ़ेंगे, ये हो याद रखना है। कल के क्लास में हम आपको अधातु पढ़ाने वाले। कल की क्लास में क्या पढ़ने वाले अपन लोग, कल के क्लास में हम लोग अधातु पढ़ेंगे। अधातुओं के बारे में तो सभी लोगों को तैयार रहना है, सभी लोगों को तैयार रहना है। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, निकट है, निकट का मतलब पास, और पास बुलाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, आवतल लेंस का। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का इस्तेमाल होता है, आवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में बच्चा किसका इस्तेमाल होगा, निकट दृष्टि दोष में याद रखना आवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। किसका, आवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। ये सभी बच्चों को याद रखना है, ये सभी बच्चों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने आ चुका। श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है। ठीक है, जब हमारा श्वेत प्रकाश है
प्रिज्म से गुजरेगा, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरेगा, आपको बताना है वो कौन सा वर्ण है। इसको लिखो, किस सबसे अधिक झुकाव किसका होगा, सबसे अधिक झुकाव किसका होगा, सबको पता है बैगनी का, ठीक है, बैगनी का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। अब अगला सवाल है, प्रकाश में 7 रंग था, प्रकाश श्वेत प्रकाश में 7 रंग था बच्चा, ठीक है, तो भैया 7 रंग में आपको बताना है किसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, ठीक है, किसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, बताओ, क्लियर है। मैम आपका क्लास करके टॉपर जैसा फील होता है, ओ माय गॉड, आप टॉपर ही हो बच्चा, फील नहीं लाना है, आप टॉपर ही हो, ये याद रखो, आप सबके अंदर एक टॉपर छुपा है, बस अपने अंदर के टॉपर को निकालना है, ठीक है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतर होगा, लाल, लाल बच्चा, बहुत बढ़िया। एक बैगनी लिख रहा है, बैगनी नहीं होगा, लाल होगा, ठीक है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतर होता है, तो लाल के लिए तरंग दैर्घ्य आपको अधिकतम मिलेगा, है ना, ये आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच हिमांशु शॉर्ट्स जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसका क्षमता क्या होगा। उत्तल लेंस बोला है P इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर के लिए क्या करते हैं 100/f, 100/f, ठीक है, तो P इज इक्वल टू 100/f का वैल्यू कितना दिया 20 से काट दोगे P का वैल्यू आ जाएगा 5, ठीक है, लेकिन यहां पर बच्चा 5 डायोप्टर कहीं दिया ही नहीं है, यहां माइनस दिया है, तुम लोग क्या करोगे, फटाक से माइनस पे लगा दोगे, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, सूत्र होगा P इज इक्वल टू 100/f। अगर मीटर देता, अगर बच्चा मीटर में होता तो 1/f करते, 1/f करते, और अगर आपका सेंटीमीटर में है तो 100/f करोगे, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 5 डायोप्टर आएगा, ऑप्शन में 5 दिया ही नहीं है, ठीक है, माइनस दिया है और माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैम इग्नोर कर रहे हो, बिल्कुल नहीं श्याम कुमार जी, बताइए, है ना रीता, मैम इग्नोर क्यों कर रही है हमें, अरे नहीं कर रहे हैं जी, अरे भैया 1 घंटा का क्लास है, हमको पढ़ा लेने दो जी, तुम लोग हमसे इग्नोर कर रहे, इग्नोर कर, तुम लोगों का मैसेज पढ़ते तो दूसर का लोग हमको गरियाते हैं कि बस कमेंट पढ़ती रहती है, और ना पढ़े तो तुम लोग हमसे लड़ोगे कि आप हमको इग्नोर कर रही हैं। आखिर जाए तो जाए क्या, कहां जाए हम, ये भोला शकल पे तुम लोगों को तरस नहीं आता है जी। पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है, ठीक है, पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करेगा, पेशी, परिकारक, कोराइड, रेटिना, या इनमें से कोई नहीं, तो याद रखना प्रतिकारक, ये आपका क्या करता है, पुतली के आकार को कंट्रोल करता है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है, लंबाई, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देंगे हम, ठीक है, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देंगे। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इस सवाल का जवाब बताइए, है ना, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ठीक है, जल्दी बताइए, आपके सामने सवाल है, ठीक है, आपके सामने सवाल है। प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं, प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं। अगर L बढ़ेगा, अगर L बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा बच्चा, ऑप्शन नंबर बी की तरफ सब जा रहे हैं, बढ़ेगा, बढ़ेगा, बहुत बढ़िया, चलो, ठीक है। अगला सवाल है बच्चा, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलना, ये किस युक्ति का काम है, सौर सेल, ठीक है, सौर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वोल्ट, 1 वोल्ट कहलाता है, V इज इक्वल टू आपको पता है W/Q, V इज इक्वल टू W/Q, W का मात्रक होता है जूल और Q का होता है कूलाम, कूलाम, तो भैया वोल्ट, 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल प्रति कूलाम, कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही जवाब है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं। अमीटर को बच्चा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और वहीं पर अगर देता प्रतिरोध तो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा और प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, ये आपको याद रखना है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम निरूपित करता है, ओम का नियम क्या है, ठीक है, आपको अब इसको सॉल्व करना है, घर पर आप लोग करोगे, HW, ठीक है, हम यहाँ पर आपको ये बता दिए हैं, जब भी ये हटेगा आपका क्या बनेगा, तो मेरे दोस्त एक आपका नियतांक बनेगा, क्या बनेगा, नियतांक बनेगा R,
प्रतिरोध, ठीक है, V अनुक्रमानुपाती I। इसको सॉल्व करके आप बताना इनमें से कौन सा सूत्र आपका ओम के नियम के लिए है, बता दे, खुद से भी कुछ कर लो जी। चलिए अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। अगला सवाल, यहाँ पे कूलम, चलो अगला सवाल है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? हम सबको पता है, प्रतिरोध जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, R कहते हैं, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है बच्चा? ओम होता है। बताओ क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या यहां तक सभी को क्लियर? हाँ ना ना ना, हाँ ना, जो भी है जल्दी बताओ, ठीक है, जल्दी बताइए, क्या सभी को यहां तक बच्चा समझ में आ रहा है? संख्या आपका कम हो चुका है, प्लीज अपनी संख्या को बढ़ाइए थोड़ा सा, है ना, कृपया करके अपनी संख्या को थोड़ा सा बढ़ाइए बच्चा। बहुत दुख है हमको इस बात का कि आपका संख्या बहुत कम चल रहा है, दिख रहा है, ठीक है, 714 बच्चे चल रहे हैं। ऐसा मत करो जी हमारे साथ, है आप लोग प्लीज रोजाना क्लास में आया करिए, रोजाना आप लोग क्लास में आया करिए। निधि मैम का रेगुलर क्लास चलता है, रेगुलर शाम को 5 बजे ऑन टाइम, संडे हो या मंडे, कोई हो त्योहार, निधि मैम की क्लासेस हर दिन चलती है शाम को 5 बजे। कृपया करके आप सभी लोग शाम 5 बजे आ जाया करिए, ठीक है, शाम 5 बजे आ जाया करिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यहां पर हो गया ना, V = IR, बच्चा यही वाला है। चलो होमवर्क में दूसरा सवाल देंगे, ठीक है, अगला सवाल आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? वॉट होगा, वॉट प्रति घंटा होगा, यूनिट होगा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये हम दे देते हैं होमवर्क में, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक अभी तक में आपने जूल किया है ना, अब आपको व्यापारिक मात्रक बताना है कि क्या होगा, ठीक है। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? अभी बताएं, अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, ठीक है। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? याद रखना, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। वोल्ट मीटर क्या करता है? विभवांतर मापता है। अमीटर क्या करता है? विद्युत धारा मापता है। अमीटर को किस में मापा जाएगा? अमीटर क्या नापेगा? विद्युत धारा। पर हम इसको किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर किसको मापता है? विभवांतर को। किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। ये तो भैया बेसिक से सबको पता होना चाहिए। अगला सवाल, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है उसका क्या नाम है? ठीक है, सबसे कम विचलन किसका होता है? बैगनी का। ठीक है, अगला सवाल, प्रिज्म, नहीं 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 नहीं, है ना, बैगनी बोल के चले जाते तुम लोग, बैगनी लगा लेते, गलत हो जाएगा, है ना। जल्दी बताइए इस सवाल का सही जवाब। ठीक है, श्याम कुमार बच्चा लास्ट में आप बता देना, हमको लास्ट में बता देना, हम उसको ठीक कर देंगे, है ना। चलो इस सवाल का सही जवाब बताओ। अभी तक में कितना होमवर्क हुआ है? अभी तक में एक होमवर्क हुआ है, 3 क्वेश्चन देंगे होमवर्क में, है ना, 3 क्वेश्चन देंगे। भगवान कितना क्वेश्चन बचा है अभी। चलो इसका जवाब बताइए। ठीक है, इसका जवाब बताइए। मैम ये वाला भी होमवर्क में दे दो। ये वाला तो इजी है जी, बता तो चुके हैं, प्रिज्म है, ये प्रिज्म है बच्चा, इसमें श्वेत प्रकाश आया, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रेड का होता है, उल्टा लेते हैं, VIB, GY, O और R। ठीक है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य रेड का होगा और सबसे कम तरंग दैर्घ्य वायलेट का होगा। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन आपका वायलेट का होगा, सबसे कम प्रकीर्णन रेड का होगा। अब इससे आप लोग कर सकते हो, है ना, इससे कब लोग क्या कर सकते हो? कर सकते हो। सबसे कम विचलन आपका लाल, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को क्या कहा जाता है? ठीक है, जब श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों में वो बट जाता है, 7 रंगों में वो बट जाता है। आपको बताना है इसको क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश की किरणों का 7 रंगों में विभक्त हो जाना, प्रकाश की किरणों का 7 रंगों में विभक्त हो जाना, इसे क्या कहा जाएगा? वर्ण विक्षेपण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चा? वर्ण विक्षेपण कहा जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं? अब आपको यह बताना है कि जैसे ही प्रिज्म से हमारा प्रकाश निकलता है ये 7 रंगों में क्यों विभक्त हो जाता है? प्रिज्म का वह अपना गुण है, प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाती है? नहीं, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, इसीलिए जब ये प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, जब हमारा क्या होगा बच्चा, याद रखना
क्या? जब हमारा श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरेगा तो वो कितने 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, क्योंकि सूरज की रोशनी 7 रंगों का मिश्रण होता है। सूरज का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि उनका अपवर्तनांक भिन्न होता है। प्रिज्म की सतहों की किरणों का विचलन होता है। विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबक, इनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणों विभिन्न वर्णों में बट जाती हैं, क्योंकि प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है। प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का विचलन होता है। प्रकाश की किरणें विद्युत चुंबकीय हैं। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अगला सवाल, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। कहाँ पर? रेटिना पर। अगला सवाल, विद्युत संकेत कौन उत्पन्न करता है? ठीक है, विद्युत संकेत कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश संवेदक कोशिकाएं। अगला, संकेतों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में। कहाँ पर? मस्तिष्क में। अगला, मोतियाबिंद की स्थिति। ठीक है, आंखों में मोतियाबिंद कब होगा? जब हमारे क्रिस्टल, जो हमारा लेंस है ना, वो दूधिया हो जाएगा और क्रिस्टलीय लेंस धुंधला दिखाई देगा, तब हमको क्या होगा? याद रखना, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद कब होगा? जब क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाए या क्रिस्टलीय लेंस धुंधला दिखाई देने लगे, इसी को मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। अगला, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? श्वेत। ठीक है, सफेद दिखाई देगा। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? ठीक है, किसी भी माध्यम में छोटा छोटा जो कणों का निलंबन है, इसे क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है। और यहां हमारा ये पूरा का पूरा क्लास कंप्लीट हो गया है ना, पूरा का पूरा क्लास बच्चा कंप्लीट हो गया। जल्दी बताओ, जितने भी सवाल कराए हैं क्या सभी को क्लियर है? एक बार फटाफट से बताइए, जितने भी क्वेश्चन अभी तक में हमने कराया, क्या सभी बच्चों को सब कुछ क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी बताइए, क्या सभी को क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, 677 बच्चे चल रहे हैं। थोड़ा सा यार तुम लोग शेयर वेयर नहीं करते हो जी। ठीक है, फटाफट से लाइक का बटन दबा दो। आज की क्लास में सुपर डुपर 100 क्वेश्चन हमने करवाया है। आई होप आप लोगों को क्लासेस पसंद आया हो। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लासेस पसंद आया हो, पढ़कर मजा आया हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्लासेस आपको कैसा लगा। ठीक है, और मिलते हैं आपसे कल। ठीक है, मिलेंगे अब आपसे कल शाम 5 बजे, जहां पे पढ़ने वाले अधातु के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अधातुओं का रासायनिक गुण, अधातुओं का भौतिक गुण, और फिर हम मिलेंगे संडे को हम कराएंगे आपका क्या, याद रखना, वापस से बता रहे, इस संडे को सभी को शाम 5 बजे जुड़ जाना है, क्योंकि होने वाला है मुकाबला। ठीक है, इस संडे को होने वाला है एक बहुत ही बड़ा दमदार मुकाबला, साइंस वर्सेस एसएसटी का। आप सभी का इंतजार करेंगे, सभी लोगों को आना है। मिलेंगे अब आपसे कल शाम 5 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, निधि मैम की क्लासेस में आते रहिए। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कल वापस से आ जाइएगा। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा उनकी एक बेटी यहाँ पढ़ा रही है, उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ठीक है, हाँ जी, तो ओके देन, बाय 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 बाय। कल मिलते हैं। ठीक है।